नमस्कार साथियों, पीसी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 30 जुलाई करंट अफेयर। उससे पहले जो है हमारा थॉट ऑफ द जो डे वह देख लेते हैं। वह है हमारा उठो जागो और बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो। यह कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए उससे पहले हम जो हमने पिछले वीडियो में करंट अफेयर देखे थे, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन था वह था हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथा संस्करण कहाँ होना है। वह होना हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन जो वह है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस देश के साथ एक 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा की अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वह देश है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वह है 27 जुलाई 2020 को अर्धसैनिक बल का 82वां स्थापना दिवस था। तो वह था सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का। देखिए अगला प्रश्न, कला नारायण सामी को किस देश के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह है सिंगापुर ने किया है इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन के तौर पर। तो देखिए, किस देश के द्वारा MGT TD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो वह रूस द्वारा। भारत सरकार ने किस देश को तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में चिकित्सा सहायता करने की घोषणा की। तो वह उत्तर कोरिया। फिर है मैकडेमाइजेशन किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई। तो जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। था वह मध्य प्रदेश के। किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। था दिल्ली। फिर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव इंजन किस देश को दिए। तो वह बांग्लादेश को। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो देखिए, अभी फिलहाल में एक जो प्रतियोगिता का आरंभ हो रहा है उसका नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन जो है हमारे इसरो, IRSO, फिर DRDO, फिर बार्क और IMDA। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा DRDO। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता है डेयर टू ड्रीम 2.0। यह कार्यक्रम जो है पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे थे APJ अब्दुल कलाम, उनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिता के रूप में किया जा रहा है। डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। देश भर में रक्षा और विमान प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप से में और स्टार्टअप को उभारती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई है। एक विशेष समिति द्वारा इसका मूल्यांकन होगा, फिर विजेता का चुनाव किया जाएगा। पुरस्कार की राशि जो होगी वह 10 लाख रुपए होगी। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए होगी। जो संस्था करेगी उसको 10 लाख और जो व्यक्ति करे 5 लाख। प्रमुख तथ्य में देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जो है वो सतीश रेड्डी। इसका आदर्श वाक्य जो है वो बालस्य मूल विज्ञानम और स्थापना 1958 को। और किस मंत्रालय के अधीन आती है। तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और राजनाथ सिंह इसके मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट जो फुटबॉल अवार्ड दिया जाता है, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे नवाजा गया है। देखिए ऑप्शन जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेमी वर्डी, लियोनेल मेसी और नेमार। इसका जो सही उत्तर है वह है बी ऑप्शन, जेमी वर्डी। देखिए लीसेस्टर सिटी के रहने वाले हैं कि स्ट्राइकर जो है जेमी वर्डी को 2019-20 सीजन में इन्होंने 23 गोल करे थे। इसके लिए इनको प्रीमियर लीग्स गोल्ड बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर जो है पियरे एमरिक, उन्होंने जो 2019-20 का सेशन था उसमें 22 गोल करे थे। और साउथहैम्पटन
डेनी येगस जो है उन्होंने 22 गोल करे थे, और जो एक और फॉरवर्ड जो है रेहेम स्टर्लिंग, उन्होंने 20 गोल करे थे, और इन सबको हराकर इन्होंने 23 गोल करने के साथ ही इस गोल्डन बूट अवार्ड को जीता है। और देखिए साथ ही जो है मैनचेस्टर सिटी के जो ब्राजील के कीपर हैं एंडरसन ने बर्नल के निक पोप को पुरस्कार के लिए नॉर्विच सिटी के खिलाफ सीजन में अपनी 16वीं क्लीन शीट रखने के बाद गोल्डन ग्लोव पुरस्कार जीता था। अर्थात ये जो ब्राजील के जो कीपर है ना एडवार्डस बर्ने, इनको गोल्डन ग्लव पुरस्कार मिला है, और हमारे जो जेमी वर्डी सॉरी, इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए गुस्तान ट्रवे अवार्ड जो है भारत की किस पहली सौर ऊर्जा स्वचालित नौका ने जीता है? ऑप्शन जो हुआ है हमारे आदित्य, भास्कर, अप्सरा और रोहिणी। इसका जो सही उत्तर है वह है आदित्य। आदित्य यानी आपको पता ही होगा, यानी सूर्य का ही पर्यायवाची जो है आदित्य है। भास्कर भी सूर्य का ही एक पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए भारत की पहली सौर चलित ऊर्जा संचालित नौका है जो आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स बोट और बोटिंग में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित गुस्टाव ट्रोल अवार्ड जो जीता है इसने, आदित्य ने। इस नौका को शुल्क जो यात्री सेवा के लिए तैयार किए जाने वाली नौका की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। साथ ही देखिए नवतल बोट्स की जो आदित्य है, यह जो होगी वह सौर संचालित होगी यात्री नौका है जो इलेक्ट्रिक समुद्री प्रणोदन के भविष्य के सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। साथ ही अब इसके बारे में चर्चा कर ले तो देखिए यह ऐसे व्यक्तियों को और कंपनियों को दिया जाता है, यह अवार्ड जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। इस साल फ्रेंच गुड्समैन ट्रूवेन के सम्मान में शुरू किया गया है। इन्होंने पारंपरिक परिवहन जीवाश्म ईंधन से हटकर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर आधारित गतिशीलता में शानदार काम किया था, और सन 1881 में उन्होंने दुनिया की पहली आउटर बोट मोटर का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अभी एक बुक लिखी गई है, और उसका बुक का नाम है क्विट्स फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबल इन इंडिया। जो शीर्षक की बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए ऑप्शन जो है शक्तिकांत दास, बी है हमारा विरल आचार्य, सी है उर्जित पटेल, और चौथा है रघुराम राजन। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा बी विरल आचार्य। देखिए यह पुस्तक जो है मौद्रिक नीति जो समिति के सदस्य के रूप में उनके भाषणों, अनुसंधान, टिप्पणियों का एक संकलन है जो अधिकतर केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित है। उनमें उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्जीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यवहार कार्य साझा भी किया है। क्रेडिट मध्यस्थों द्वारा ऋणों आवंटनों में सुधार करने और संभावित और कुशल पूंजी बाजार स्थापित करने के बारे में समाधान प्रदान करती है। इस बुक में पुस्तक में जो दरों में कटौती के लिए मौद्रिक नीति समिति जो होती है पड़ने वाले दबाव का भी उल्लेख किया गया है। देखिए 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। तो देखिए विश्व में बाघों की लगभग जो 70% आबादी है वह भारत में ही रहती है। देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के को गणना रिपोर्ट 2018 जारी की थी। उन्होंने बताया कि 1973 में हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है।
केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत को अपनी बाघ संपदा पर गर्व है। हम बाघों के संरक्षण को लेकर 12 टाइगर रेंज देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में 30,000 हाथी हैं, 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से ज्यादा शेर हैं। अब बात हो ही रही है बाघों की, तो देखिए मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक 526 है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हुआ है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आपातकालीन सेवाओं के लिए $4.3 बिलियन अमेरिकन ऋण जो है किसको देने की मंजूरी दी है? तो वह देखिए ऑप्शन केन्या, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड और नामीबिया। यह जो है सब दक्षिण अफ्रीका, यह जो है अफ्रीका की कंट्रीज हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है साउथ अफ्रीका। देखिए जान लेते हैं अब, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस ऋण को मंजूरी जो है कोविड-19 से प्रभावित हुई आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने में प्राधिकारी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी है। दक्षिण अफ्रीका में 4,50,000 से अधिक मामलों के साथ इस महाद्वीप का सबसे अधिक प्रभावित देश है। दक्षिण अफ्रीका में महामारी से एक चुनौतीपूर्ण समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही देखिए विकास में भारी कमी आने के कारण जरूरी सरकारी खर्चों के बावजूद पिछले एक दशक में आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च बेरोजगारी, गरीबी, आय असमानता जो बहुत देखने को मिली है। अब बात करते हैं आईएमएफ का मुख्यालय की। तो देखिए आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब देखिए आईएमएफ के जो प्रबंधक निदेशक हैं, साथ में मुख्य अर्थशास्त्री और सदस्य देश, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रबंधक निदेशक जो है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ और सदस्य देश हैं 189। अब देखिए मौसम विभाग ने जो एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो आती है वह लॉन्च किया है, और उस मौसम एप्लीकेशन का नाम जो है क्या रखा गया है? इस एप्लीकेशन के द्वारा आपको मौसम का पूर्वानुमान बताया जाएगा कि अब कल मौसम कैसा रह सकता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन जो है वह काल, दूसरा समय, तीसरा है मौसम और चौथा जो है वह ऋतु। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है वह है हमारा सी, मौसम। ऋतु का अर्थ भी मौसम से ही जोड़ा जाता है। चलिए बात करते हैं अब इस बारे में। तो देखिए जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो शहर के मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करेगा। एप्लीकेशन को मौसम नाम दिया है। इस एप्लीकेशन को अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान जो संस्थान है उसने, वो भारतीय मौसम विभाग और साथ ही भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान जो है के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। और देखिए इससे जो है लगभग 200 शहरों के लिए आर्द्रता, तापमान, हवा की गति, दिशा जैसी जानकारी प्रदान की जाएगी। इस एप्लीकेशन में जानकारी दिन में 8 बार अपडेट की जाएगी। अब देखिए यह क्वेश्चन जो ऐतिहासिकता से आया है, मतलब हिस्ट्री के उससे संबंधित है। किस देश में 300 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय सहायता से किया जाएगा? अब ये जो जितने भी देश हैं ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ऑप्शन देखते हैं तो म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान और डी है मालदीव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करें। तो यह जो मंदिर जो है ना बांग्लादेश में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसका नाम जो है वह श्री जयकाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका पुनर्निर्माण जो होगा 97 लाख रुपए की भारतीय सहायता से किया जाएगा। और जो बांग्लादेश में भारत के जो उच्चायुक्त जो है रीवा गांगुली दास ने जो नेटोर जो है जो वहां पर एक जो जगह है जहाँ पे मंदिर है, पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया है। इस प्रक्रिया के लिए समझौता ज्ञापन जो 2016 में किए गए थे। अब देखिए
इसमें ही जो तीसरा पॉइंट जो है, भारतीय सहायता जो है अपने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तहत दी गई थी। इस फंड के तहत कई अन्य सामुदायिक परियोजनाएं भी की जा रही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह हमारी शिक्षा नीति से संबंधित है। जो 2019 का जो ड्राफ्ट था वह 29 जुलाई को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए जानते हैं, इसके पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो देखिए ऑप्शन जो है, विद्या मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ज्ञान मंत्रालय, कौशल मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर है वह है शिक्षा मंत्रालय। देखिए इसकी चर्चा करें थोड़ी तो केंद्रीय मानव संसाधन जो विकास मंत्री हैं और रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। लॉन्च के दौरान मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गई अभिनव तरीकों को विस्तृत जानकारी करती है। साथ ही देखिए 2020 जो कोरोना काल रहा है उस बीच जो बच्चों के लिए बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन मॉक कोर्स, ऑन एयर शिक्षा वाणी दिव्यांगों के लिए NIOS द्वारा विकसित DAISY और साथ ही ई पाठशालाओं को लॉन्च किया गया था। ये सभी जो हैं ये कोविड-19 के दौर में किए गए थे। और साथ ही देखिए 2020-21 का जो शिक्षा सत्र होगा उसके बारे में बताया गया है कि वो सितंबर या अक्टूबर से शुरू हो रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन जो है वह हमारा भूगोल से संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नॉलेज रिसोर्सेस सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी है ऊर्जा मंत्रालय, सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो देखिए नॉलेज रिसोर्स सेंटर का जो उद्घाटन है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें देखिए जो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं वह है डॉक्टर हर्षवर्धन। यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारतीय के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने MOES रिसोर्स सेंटर लॉन्च किया है। MOES का मतलब बता दूं आपको तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और KRC जो नेट है यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नॉलेज रिसोर्स सेंटर, जो इन दोनों का संक्षिप्त रूप है। देखिए यह जो पोर्टल होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में यह एक सिंगल पेंटाइल एंट्री होगी। MOES के KRC नेट के शुभारंभ का जो लक्ष्य है इसके रखरखाव, सरल पुनर्प्राप्ति और प्रसार के प्रलेखन के लिए ISO प्रमाणन सुनिश्चित करने के द्वारा एक कुल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना है। KRC नेट पोर्टल जो होगा सब्सक्राइब्ड होगा और नॉलेज करंट जो कंटेंट होगा वहां पे 24 घंटे और 7 दिन आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही यह जो MOES जो मुख्यालय और उसके संस्थानों में उपलब्ध जो बौद्धिक संस्थान होंगे उसमें उत्पादनों और परियोजनाओं आउटपुट को प्रसारित करने के साथ साथ एकत्रित विश्लेषण सूचकांक स्टोर भी करेगा। मतलब आपको एक ही पोर्टल में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। चलिए आज के लिए करंट अफेयर का सेशन इतना ही।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इस 30 जुलाई का जो PDF है यह आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, आपके कमेंट्स ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।